नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर्स के पॉलिटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ रखा था पार्लियामेंट्री कमिटीज़, उसके बाद फोर्थ शेड्यूल्स, ये सब हमने देखा था। मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत कम आप में से जो हमारे साथी हैं वो गूगल सीट में जो क्विज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट करने से आपको पता चल पाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी डेवलप हो रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। और दूसरी बात, मैं आप लोग सभी को यह भी कहना चाहूँगा, जैसे हम लोग इस विज़न IAS की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे मैंने देखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारे करंट अफेयर मटेरियल्स और कुछ डेली करंट अफेयर्स भी बहुत सारे, जैसे नेक्स्ट IAS है और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग कोई भी एक, जैसे इनसाइट ऑन इंडिया है, IAS बाबा है, कहीं से भी कोई एक लिंक मतलब डेली करंट अफेयर्स के लिए एक अटैच कर लें। यहाँ तक कि विज़न की भी डेली करंट अफेयर्स आते, तो कहीं भी अटैच हो जाएं। और मतलब अटैच होने का मेरा मतलब है कि आप उसको फॉलो करते रहें और वहाँ से पढ़ते रहें। ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है, इसमें हम लोग कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों की बात करते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो करंट अफेयर्स का हम उठाते हैं, उसमें हम लोग फिर जाते हैं कि कंसेप्चुअल क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी में आज हम लोग इस पॉलिटी सेक्शन में 6th शेड्यूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इन PT 365 मैगज़ीन जो विज़न की है उससे ये लिया हुआ है 6th शेड्यूल। तो इसमें आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है। उसने कहा है कि हमारी इंटायर स्टेट को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा और मैं आपको 5th एंड 6th शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर आपको ले जाऊँगा और डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहती है 5th और 6th शेड्यूल के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग लौटेंगे और इस 6th शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। और चूँकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कस्टम हैं, कल्चर्स हैं, और सबको एक जगह लेकर हम लोगों को चलना है, एसिमिलेट करना है। तो आप देखेंगे स्पेशली जो हिली रीजन्स के लोग हैं खास करके, और जब बहुत सारे इंडिया के रीजन है जहाँ ट्राइबल बेल्ट्स है, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात है, तो ये सब जो ट्राइबल बेल्ट हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो कल्चर्स हैं, जो मेन लैंड के लोग हैं, उनसे बहुत हद तक उनका डिफरेंट होता है। तो जब हम लोगों ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में हम लोग एक ऐसा सेटअप लें जिसमें सभी के एस्पिरेशंस को पूरा किया जाए। इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रखी गई। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडर्स ने इन सभी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इसके थ्रू कुछ ऐसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जिससे उन पर्टिकुलर इनहोमोजेनस सेक्शंस जो हैं वहाँ उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उसको एड्रेस किया जाए। तो इस संबंध में आप देखेंगे कि जो शेड्यूल 5 है वो स्पेशली डील करता है शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइब्स इन दैट, और एक शेड्यूल 6 जो है वो स्पेशली डील करता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसके जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स नाम से एक यूनिट बनाया है उनको डील करता है, वहाँ से रिलेटेड ट्राइब्स और उनके मैटर्स को डील करता है। तो इसमें चलिए हम लोग चलते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगा कि ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट जो स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो टेक्स्ट है, वहाँ से डायरेक्ट लेकर बता रहा हूँ। बट बेटर यू गो विथ लक्ष्मीकांत में जो अपने मतलब की चीज़ है वो सारी दे रखी है। मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि इससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी बस, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें। आप लक्ष्मीकांत को उठाएं और उसमें बहुत अच्छा दे रखा है कि उसमें स्पेशली जो 5th और 6th शेड्यूल के स्टेट्स हैं उनसे कैसे डील करना है, उसके बारे में क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, वो सारा दे रखा है। तो अब देखो 5th शेड्यूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें है प्रोविज़न एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो ये जो वर्ड आया शेड्यूल्ड एरियाज़, ये शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या होता है? कहता है ये ऐसे एरिया हैं जो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्डर डिसाइड्स कि विच आर द एरियाज दैट विल बी कॉल्ड एज शेड्यूल्ड एरियाज़। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स होते हैं जो हमारे शेड्यूल में मेंशन जिनका नाम है, तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कुछ पॉकेट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब बिलोंग रहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोविज़न बनाया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5th और 6th शेड्यूल दोनों में हम लोग देखेंगे और दोनों में कंपैरिजन करेंगे। दोनों में जो मतलब पॉलिटिकल टूल्स दिए गए होंगे, जैसे कि 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल दी हुई है, लेकिन 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात की हुई है।
और ऑटोनोमस काउंसिल की बात, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करी है, वहाँ पर रीजनल काउंसिल की बात की है। और 5th शेड्यूल में मैंने बताया आपको कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या पावर्स है, वो सब थोड़ा देखना ज़रूरी है, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो मैं आपको बताया कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो अब हर एक के एस्पिरेशंस को देखने के लिए, तो अब देखिए यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए क्या कर रखा है। लिखा है ये जो एरिया है ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग से शेड्यूल 6 दे रखा है। ये देखो, ये 4 जो दिए हुए हैं इसके लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उनके लिए अलग से शेड्यूल 6 में प्रोविज़न दे रखा है। उसके बाद देखो, प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। गवर्नर हमेशा प्रेसिडेंट को हर साल इस पे जानकारी देते हैं, प्रेसिडेंट को इसके बारे में एक रिपोर्ट देते हैं जब प्रेसिडेंट चाहे, या नहीं तो एनुअली देना ही है। उसके बाद देखो, इसी के पार्ट वी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहता है एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए। तो कहता है कि देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज देयर इन इफ द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट्स, ऑल्सो इन द स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब बट नॉट शेड्यूल्ड एरियाज। अभी आपको पता है कि हमारे देश में करीब 10 या 11 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर्ड हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। कहता है कि उसमें तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट करे तो वैसे स्टेट में भी होनी चाहिए जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब है बट शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि और सारे स्टेट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं होंगे, बहुत सारे स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे, तो उनके लिए भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बना सकता है, ऑर्डर से क्रिएट कर सकता है। तो ये ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल के लिए 20 मेंबर्स होते हैं, और उसमें जो 3/4 मेंबर होंगे वो क्या होंगे, वो उसी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में उन शेड्यूल्ड ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो मेंबर ही इसमें आएंगे। अब मान लो वो मेंबर किसी में ऐसा है कि वो मेंबर प्रेजेंट नहीं है, उतने मेंबर्स नहीं है, तो फिर ट्राइब्स कम्युनिटी से ही गवर्नर जो है वो किसी को नियुक्त करेगा, है ना। ठीक है। अब देखो, ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो बना है इसका काम क्या होता है, ओनली एडवाइजरी इन नेचर। ध्यान दीजिएगा, इनका वर्क जो है एडवाइजरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये एडवाइज करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि उसको मानना ही है गवर्नर को। क्या करेंगे, फॉर द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट। उसके बाद देखो आप, गवर्नर जो है इससे रिलेटेड रूल मे मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग ऑन रेगुलेटिंग एज द केस में भी, वो बनाएगा कि काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, उनकी कंडक्ट मीटिंग से क्या होगी, उससे रिलेटेड जो इंसिडेंटल मैटर्स होंगे वो सब। ठीक है। अब देखो, लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज। अब मान लो एक गवर्नर जो है, जैसे कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो आप ये सोच रहे होंगे ना, क्यों बनाया शेड्यूल्ड एरियाज, क्योंकि आपको ये पता है कि वहाँ जो लोग हैं उनकी कल्चर मेनलैंड के कल्चर से थोड़ी डिफरेंट है, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए। तो मान लो आपने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जो पूरे भारत के लिए बनाया, या लेजिस्लेचर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं, वो स्टेट कोई लॉ बनाया पूरे स्टेट के लिए बनाया। हो सकता है कि वो लॉ इन ट्रू सेंस हो सकता है वहाँ के लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता है वहाँ के लोगों में ये दिक्कत क्रिएट करता हो, वो उस तरह वहाँ के लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं हो। तो अगर गवर्नर चाहे तो पब्लिक नोटिफिकेशन से डायरेक्ट कर सकता है कि ऐसी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर वो अप्लाई नहीं होगा शेड्यूल्ड एरियाज और एनी पार्ट देयर ऑफ द स्टेट, या फिर अप्लाई होगा विद सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस। ये किसके पास पावर दे रखा है, गवर्नर के पास पावर दे रखा है। क्यों दे रखा, आपको समझ में आया कि एक जनरल लॉ आप पार्लियामेंट का बनाते हो या स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हो, पूरे स्टेट के लिए बनाते हो, पूरे कंट्री के लिए बनाते हो सकता है वो इन ट्यून ना हो हमारे पर्टिकुलर एरिया, जैसे शेड्यूल एरियाज कहते हैं, वहाँ की कल्चर और उससे, तो इसलिए गवर्नर के उस पर रखा गया है। द गवर्नर मे मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ एनी एरिया इन द स्टेट फॉर विच इज फॉर टाइम बीइंग ए शेड्यूल्ड एरियाज। कहता है क्या कि उसके लिए गवर्नर जो है चाहे तो पीस और गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशंस बना सकता है। देखो, ये जो रेगुलेशंस बनाएगा क्या होगा, लैंड से रिलेटेड होगा। जनरली देखिएगा ये सब जो एरियाज होंगी वहाँ लैंड के जो टाइटल ट्रांसफर्स है उससे रिलेटेड मैटर होगा, या फिर बहुत बार छोटे छोटे जो जैसे मनी लेंडर के इश्यूज हुए ये सब से रिलेटेड, तो ये सब टाइप का चीज़ है जिसको कंसिडर करा है। ठीक है। अब देखिए, ऑल रेगुलेशंस मेड अंडर दिस पैराग्राफ शैल बी सबमिटेड forfeit to the president and until assented to him shall have no effect। कहता है कि भले ही देखो गवर्नर अगर ये वो बनाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं गवर्नर के स्टेट में वो उसे एडवाइज करेंगे। गवर्नर का एसेंट देने का मतलब हुआ कि गवर्नर इसको क्या करेगा, प्रेसिडेंट के लिए भेजता है, और प्रेसिडेंट जब तक एसेंट नहीं देगा तो ये शैल हैव नो इफेक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना है। और देखो तीसरा ये एक और चीज़ है क्या
कहता है नो रेगुलेशन शैल बी मेड अंडर दिस पैराग्राफ अनलेस द गवर्नर, मतलब गवर्नर जब तक ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल से एक उससे कंसल्टेशन नहीं करता है तब तक कोई भी रेगुलेशंस इन सभी से संबंधित नहीं बनानी चाहिए। ये जो आपका दे रखा है लैंड से रिलेटेड, उसके बाद ये मनी लेंडर से रिलेटेड, जो उनके अपने कल्चर से रिलेटेड है, वो जब तक उनसे नहीं लिएगा तब तक नहीं बनाना। देखो पार्ट्स ये है, मतलब ये शेड्यूल 5 के अंदर जो प्लेस है, आप देखेंगे जब शेड्यूल 6 में जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जो बनाएंगे या रीजनल काउंसिल बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे बिल्कुल अलग है, उसमें पावर उसे ही दे रखा है बनाने को, गवर्नर नहीं करता उसमें। फिर देखो शेड्यूल्ड एरियाज, कहता है शेड्यूल्ड एरियाज एक्सप्रेशन क्या होगा, तो शेड्यूल्ड एरियाज मींस द एरियाज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर टू बी शेड्यूल्ड एरियाज। ऐसा कोई भी एरिया जो प्रेसिडेंट ऑर्डर करता हो कि वो शेड्यूल्ड एरियाज है, मतलब जो प्रेसिडेंट को लगता हो कि ये पर्टिकुलर एरिया में ऐसी रिक्वायरमेंट है, उसको वो डिक्लेयर करेगा शेड्यूल्ड एरियाज, और वो शेड्यूल्ड एरियाज कहलाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ही पावर है उसको इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का, रेक्टिफिकेशन बाउंड्री करने की, वो सब पावर है। ठीक है, अब एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ अमेंडमेंट ऑफ दिस शेड्यूल। अब अगर मान लो जैसे कि हम लोगों ने देखा था अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा कि आपको याद होगा कि राज्यसभा के जो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे किसी स्टेट के लिए, वो शेड्यूल 4 में दिया हुआ है, और उसमें देखा था कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए, कोई भी चेंज करने के लिए क्या अंडर आर्टिकल 368 जो प्रोविजंस है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल लॉ से हो जाता है। सेम टाइप इस शेड्यूल में भी अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहो तो उसमें कहता है कि नो सच लॉ एज मेंशन्ड इन सब पैराग्राफ 1 ऑफ दिस पैराग्राफ shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। मतलब ये जो पैराग्राफ में लिखा है कि पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ अमेंड द वे एडिशन वेरिएशन रिपील जो भी शेड्यूल के साथ है कर सकता है। इस शेड्यूल के साथ कहता है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ बनाता है जो इस शेड्यूल के साथ बदलाव करता है, कहता है ऐसे लॉ को shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article no such law as is mentioned in subparagraph 1 of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। मतलब 368 के अंदर जो प्रोविजंस है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ये जो लॉ होगी ये लॉ खुद कैपेबल होगी इसको अमेंड करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर क्या है हम लोगों का? 6th शेड्यूल। तो अभी तक आपने 5th शेड्यूल में क्या देखा? 5th शेड्यूल में आपने देखा कि पर्टिकुलर कोई भी रीजन है कंट्री का, कोई भी स्टेट में कोई रीजन है जहाँ थोड़ी सी इनहोमोजेनिटी है, थोड़ा वहाँ ट्राइबल बेल्ट है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि वो एक शेड्यूल्ड एरियाज़ होगा। और शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए फिर क्या होता है, फिर वहाँ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है ना, उसका काम एडवाइज करना होता है, और उसके जो मेंबर्स होते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से आए हुए मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वही उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और उनकी रिप्रेजेंटेशन उससे नहीं पूरी हो पाई तो क्या करते हैं, बाहर से उनके कम्युनिटी से ही रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, 3/4 मिनिमम। इस तरह हम लोगों ने पढ़ा। और आपने देखा कि जो ये एडवाइज करती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो हमेशा कोई भी मैटर उनसे रिलेटेड होती है उस पर एडवाइज करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा कि गवर्नर के पास स्पेशल पावर दे दिया कि गवर्नर चाहे तो कोई भी लॉ ऑफ पार्लियामेंट या फिर लॉ ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको अमेंड कर सकता है उस वहाँ एप्लीकेशन के लिए, या उसको नलीफाई कर सकता है। साथ में ये भी देखा आपने कि गवर्नर जो है वहाँ से रिलेटेड कुछ मैटर्स के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, पीस के लिए रेगुलेशंस बना सकता है। ये इतना आपने देखा गवर्नर कर सकता था। अब आप आइए 6th शेड्यूल में, और 6th शेड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 6th शेड्यूल में कैसे ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखा ये 4 स्टेट वहाँ हटाए हुए था शेड्यूल्ड एरिया से, अभी ये 4 स्टेट को डाला है शेड्यूल 6th शेड्यूल में। 4th शेड्यूल इसमें नहीं डाला था, 5th शेड्यूल में ये नहीं था। और इसमें जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोविजन, देखो खुद लिखा है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, है ना। तो कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्राइबल एरियाज जो इस स्टेट में है उनके लिए स्पेशली क्या प्रोविजन होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन नाम से मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पैराग्राफ द ट्राइबल एरियाज इन ईच आइटम ऑफ 1, 2, 3, 2A एंड 3। ये क्या है ये आगे में बताएगा। ये एक आसाम के लिए है, मेघालय, त्रिपुरा, और ये तीसरा वाला जो है मिजोरम के लिए बोलता है। ऑफ द टेबल अपेंडेड पैराग्राफ शैल बी एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। कहता है कि ये सभी जो स्टेट हैं इसमें क्या होगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का प्रोविजन होगा। फिर आगे बोल रहा है
If there are different scheduled tribes in an autonomous district, the governor may, by public notification, divide the area or areas inhabited by them into autonomous regions. तो ध्यान रखिएगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर रहा है और ऑटोनोमस रीजन की बात कर रहा है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कोई बड़ा सा कंसिडर करो, ये पूरा स्टेट है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये स्टेट ऑफ आसाम है, ये पूरा रेक्टेंगल, और इसके अंदर ये जो सर्कल है छोटा सा, ये वो ऐसा एरिया है जो मान लो डोमिनेटेड है कोई पर्टिकुलर ट्राइब्स के लिए, और यहाँ पर हम लोग एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाना डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है उसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो इस पूरे एरिया के अंदर भी एक ट्राइब नहीं है, इसके अंदर एक से ज़्यादा ट्राइब है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इस एरिया के अंदर के एक छोटे से पोर्शन को, मान लो ये छोटा सा पोर्शन लिया, इस पोर्शन को आप रीजनल काउंसिल बना सकते हो, है ना, ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो आगे पढ़ेंगे, जो पूरे इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी लॉ बनाएंगे, वो लॉ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जो यूनिट इस लॉ बनाएगी वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ये ऑटोनोमस जो रीजन होगी उसके लिए अपना सब चीज़ होगा, इसका अपना मशीनरी होगा, ये बचे हुए पोर्शन की अपनी मशीनरी होगी और स्टेट की अपनी मशीनरी होगी। इसी चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन। तो इसलिए इसमें कहता है कि देयर आर डिफरेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, द गवर्नर मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिवाइड द एरिया और एरियाज इनहेबिटेड बाय देम इनटू ऑटोनोमस रीजन्स। और गवर्नर के पास पावर इसमें दे रखा है कि इंक्लूड एनी एरिया, एक्सक्लूड एनी एरिया, न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, वो सब करने का। अच्छा, एक बात आप बताइए कि अभी जब हम लोग फिफ्थ शेड्यूल पढ़ रहे थे, उसमें जो शेड्यूल एरिया की बात थी, उसके लिए ये सारा प्रोविज़न गवर्नर नहीं करता था, उसके लिए सारा प्रोविज़न कौन करता था? प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे ये सारा प्रोविज़न गवर्नर करता है, ठीक है। अब आप देखेंगे फिर ये इसने प्रोविज़न दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल क्या होगी। अब आप देखो, जैसे आप ये समझो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक वो पूरा टेरिटोरियल एरिया है, ऑटोनोमस रीजन एक टेरिटोरियल एरिया है। तो इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरियल एरिया में को चलाने के लिए कोई तो सेटअप चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से सेटअप बनाया, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को रेगुलेट करेगी, और जो रीजनल काउंसिल है वो ऑटोनोमस रीजन को रेगुलेट करेगी, है ना। तो अब ये बताया है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होगी उसमें फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग नॉट मोर देन 30 मेंबर्स। आप देख लो, उसमें आपको लक्ष्मीकांत में सारा दिया होगा जो इंपॉर्टेंट है। ऑफ हुम नॉट मोर देन 4 पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर सिर्फ 4 ही करेगा और रेस्ट जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने ये देखा कि सारे जो मेंबर्स थे, इसलिए हमने जब शेड्यूल 5 में पढ़ा था ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। और इलेक्टेड कैसे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। मतलब उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या वो ऑटोनोमस रीजन के अंदर के जो लोग होंगे वो एडल्ट सफरेज बेसिस पे अपने फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करेंगे और इलेक्ट करेंगे अपने लिए मेंबर। देखो कितनी पावरफुल चीजें हैं ये। उसी तरह रीजनल काउंसिल होगी, देयर शैल बी सेपरेट रीजनल काउंसिल फॉर ईच एरिया कंस्टिट्यूटेड एंड ऑटोनोमस रीजन अंडर पैराग्राफ। जो भी ऑटोनोमस रीजन हुआ उसके लिए करस्पॉन्डिंग रीजनल काउंसिल्स होगी। तो फिर इसी तरह इसमें सारा सेटअप बता रखेगा कि रीजनल काउंसिल का क्या नाम होगा, ये सब सेटअप बता रखेगा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ देखेंगे, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। जस्ट लाइक जैसे हम लोग पंचायत वगैरह करते थे, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह करते थे, उसी टाइप का सारा चीज़ है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी, अभी आगे आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास सारे पावर्स हैं। वो मतलब जुडिशियल पावर भी है, वो जज वगैरह का काम भी करते हैं, वो लोग कोर्ट वगैरह को भी अपॉइंट करते हैं। आप इसमें देखोगे ये रूल भी बनाते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है, और आप देखोगे टैक्स वगैरह लगाएंगे। साथ में आप आगे ये भी देखोगे कि कैसे उस पूरे एरिया को रेगुलेट करना है, उसके लिए भी सारा चीज़ ये देखेंगे। तो ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर, इस पर्टिकुलर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए तीनों का काम करेंगे। ये मतलब ये गवर्निंग अथॉरिटी रहेगी जो तीनों तरह के काम करवाएगी। लेकिन हमारे जो नॉर्मल एरियाज़ में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जिसमें हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से अपने लिए मेंबर्स चुनते हैं, फिर उनकी कमेटी बनती है, वो क्या करती है? वो हमारी बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए बस काम करती है। उनके पास वो सब पावर नहीं है। हाँ,
नो डाउट थोड़ा मोड़ा टैक्स लगाने का दे रखा है, बट बहुत लिमिटेड पावर उनके पास होता है ना। तो ये समझो इस तरह की ये उनका अपना एक तरह से लोकल गवर्नमेंट हो गया जो उनके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। आगे आओ फिर। अब ये बताता है कि पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल टू मेक लॉज। मैंने आपको कहा कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करेगा। तो ये जो लॉज बनाएगी सारे चीज़ पे लॉज नहीं बनाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे लॉ बनाएगी। जैसे देख लो, ये डिस्कस कर रहा है कि वो लॉ कैसे बनाएगी। मैं बताया, देखो लैंड के ऊपर बनाएगी, फॉरेस्ट के ऊपर बनाएगी, वाटर कोर्स के ऊपर बनाएगी, या झूम कल्टीवेशन, जो मतलब उनसे रिलेटेड ज़्यादा मैटर है, जिसके लिए मतलब वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को जानेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। देखो मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सब पे वो लॉ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन्स। देखो अब इसमें क्या है कि ये जो रीजनल काउंसिल होगी फॉर एन ऑटोनोमस रीजन और उस करस्पॉन्डिंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए उनके लिए क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। तो ये सब जो है ये खुद कोर्ट्स वगैरह बनाएगी, विलेज काउंसिल या कोर्ट्स बनाएगी, उसका देखेगी रेगुलेशन जुडिशियरी का। देखो कितने पावर हैं इसके पास। अच्छा, ये जो कोर्ट बनाते हैं उस कोर्ट से जो सज़ा मिलेगी या किसी को भी जो सिविल कोर्ट में सिविल प्रोसिक्यूशंस होगा, उसके बाद उसकी जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में ही होगी और सुप्रीम कोर्ट में होगी, दूसरे कोर्ट्स में नहीं होगी जो मैटर्स है, ठीक है। तो इस तरह आप आगे और जाइए। देखो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसकी कन्फर्मेंट ऑफ पावर अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ऑन द रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, उसको कोर्ट ये सब पावर भी दे रखा है। आप देखिए मैंने कहा था कि जुडिशियल पावर भी मिलेगा। उसके बाद देखिए पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स टू स्टैब्लिश प्राइमरी स्कूल्स वगैरह स्टैब्लिश कर पाएंगे। उसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल फंड्स। अब आप देखिए कि वो सारा ये सब काम करेगी, उसको पैसे भी तो चाहिए, फंडिंग भी चाहिए ना। तो कहता है क्या कि वो जो भी तरह का टैक्स लगाएगी या किसी तरह से पैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी पैसे वगैरह चार्ज करेंगे वो सारा डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट फंड में जाएगी और ऑटोनोमस रीजन के लिए रीजनल फंड में जाएगी। आप अगर थोड़ा डीप में जाएंगे ना तो ऐसा मत समझिएगा कि ऑटोनोमस रीजन जो है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का सबसेट है, वो कहीं भी इसके अंदर रिपोर्ट नहीं करता। ये अपना मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये अपना इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, दोनों अपना अपना काम करता है। क्योंकि अगर अपना अपना नहीं करता, ये टायर अप नहीं है कि टॉप टायर और ये डाउन, ये नीचे वाला बॉटम टायर, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता, क्योंकि आपने शुरू में ही पढ़ा ना कि उसमें क्या लिखा था कि कोई भी दूसरा ट्राइब अगर किसी रीजन में है तो उसके लिए फिर से उनके कल्चर के हिसाब से वो अपने हिसाब से गवर्न करेंगे, इसलिए छोटा रीजन है तो उसको ऑटोनोमस रीजन दे देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट फंड हो गई, रीजनल फंड होगी, उसमें पैसे जाएंगे, सारा काम करेगा। अब देखो गवर्नर के पास पावर दिया कि रूल्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फंड्स, ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। पावर टू एसेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यूज एंड टू इम्पोज टैक्स। मैंने आपको कहा था कि वो टैक्स भी इम्पोज करते हैं, लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट करते हैं। तो ये सब काम भी दे रखा है रीजनल काउंसिल का ऑटोनोमस रीजन में और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में, ये दे रखा है, ठीक है। देखो ये भी दे रखा है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट शैल हैव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विद इन सच डिस्ट्रिक्ट, दैट इज टू से टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, टैक्सेस ऑन एनिमल, टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द मार्केट फॉर सेल देयर इन, ये सब है ना, टैक्सेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ये सब है, टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट, ये सब वो लोग टैक्सेस पे लगा सकती है। अच्छा आप एक बात ध्यान देंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हम लोगों ने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस किया नॉर्मल एरिया के लिए, लोकल गवर्नमेंट सोचकर, उसे भी हम लोगों ने पावर दिया कि वो भी टैक्स लगा सकता है। लेकिन अभी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि उसे टैक्स लगाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनानी थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर उसे एम्पावर भी करानी, ठीक है। तो देखो मोर और लेस वैसा ही है, बट हम ये देख पा रहे हैं एक तरह की लोकल गवर्नमेंट है बट ज़्यादा पावरफुल है, ये जो ट्राइब एडवाइजरी, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ये सब है। लाइसेंस और लीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का कोई प्रोस्पेक्ट करेगा उसका लीज का लाइसेंस या फिर एक्सट्रैक्शन के लिए, उस पर भी ये इन लोगों का राइट है। अब कहता है मनी लेंडिंग से रिलेटेड और ट्रेडिंग जो नॉन ट्राइबल्स लोग करेंगे उससे रिलेटेड भी लॉज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू मेक रेगुलेशंस है, उसके ऊपर भी रेगुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि ये सब मैटर से ही वहाँ परेशानी होती है। अब वहाँ मनी लेंडरिंग इतना है कि उससे काफ़ी वहाँ परेशानी आ रही है। आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग मतलब जो रिवोल्ट पढ़े थे, बहुत सारा फ्रीडम स्ट्रगल पढ़े थे, उसमें कितना मनी लेंडिंग के कारण परेशानी होता था वहाँ आउटसाइडर से उन लोगों को, है ना।
तो ट्रेडिंग जो नॉन ट्राइबल्स जाके ट्रेड करते थे वहाँ कैसे प्रॉब्लम आती थी, सबको सबका प्रोटेक्शन दे रखा है, ठीक है। फिर दाओ पब्लिकेशन ऑफ लॉज रूल्स रेगुलेशंस मेड अंडर शेड्यूल, मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल जो भी लॉ बनाएगी वो पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गजट में, और उसके पास होगी पावर ऑफ ए लॉ, फोर्स ऑफ लॉ होगी, वो लॉ के बराबर होगी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप देखेंगे जैसे कि हम लोगों ने अभी शेड्यूल 5 में देखा था कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये लॉ ऑफ पार्लियामेंट या लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी बनता है तो उस वहाँ पे क्या थी, गवर्नर के पास पावर थी उसको अमेंड करके लगाने का या उसको रिपील करने का, एक जो शेड्यूल्ड एरियाज में लगेगा या नहीं लगेगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है, जैसे स्टेट ऑफ आसाम के लिए है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन। इसमें कह रखा है कि ऐसे कोई लॉज जो जिसमें रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर दे रखा है लेजिस्लेट करने के लिए, उसको इनवैलिडेट करने वाला कोई लॉ तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, फर्स्ट। दूसरा कहता है कि अगर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर है तो उसके लिए सेम जैसे हम लोग पढ़े थे वहाँ गवर्नर के पास पावर है कि वो कैसे मॉडिफाई करके लगाएगा, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज़ मेघालय के लिए नहीं है। मेघालय में देखो फिर से, मेघालय में ये पावर प्रेसिडेंट को दे रखा है। द प्रेसिडेंट में विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट इट शैल नॉट बी अप्लाई टू एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस रीजन स्टेट माना, ऐसा देख रहे हो, ये प्रेसिडेंट को यहाँ पावर दे रखा है। इसी तरह अगर आप त्रिपुरा में आओगे, त्रिपुरा सेम उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि पहले कोई भी एक्ट जो होगी जो रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मतलब जो लॉ बनाई है उससे इन्फ्रिंज करेगी तो वो तो आएगी ही नहीं। दूसरा यहाँ पर क्या करा, गवर्नर को दे दिया एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और प्रेसिडेंट को दे दिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो वो उसको मॉडिफाई करके वहाँ लगा सकते हैं या एग्जम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिजोरम का देखो, मिजोरम में भी उसी तरह है, गवर्नर दिया स्टेट के लिए और प्रेसिडेंट दिया। तो शेड्यूल 5 में जितना भी था शेड्यूल्ड एरिया उसके लिए सिर्फ गवर्नर कैपेबल था, डिक्लेयर प्रेसिडेंट करता था और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को चेंज गवर्नर करता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर चीज़ अलग अलग है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग दे रखा है, ठीक है। थोड़ा इस पर ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे तो मिस्टेक हो सकता है। उसके बाद कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनोमस रीजन डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन। एक कमीशन बनेगी और जो हमेशा बताएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है। अच्छा, ये कमीशन जो रिकमेंडेशन देगी कि किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर देना है, डिसॉल्व करना है, तभी वो फिर डिसॉल्व होगा, तो इसका रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये हो गया आपका 6 शेड्यूल, है ना, ये 6 शेड्यूल हो गया। तो अब जैसे 6 शेड्यूल में आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश ने ये बोला है कि हमारे पूरी स्टेट को, इंटायर स्टेट को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो आप समझ गए कि 6 शेड्यूल में डालने का मतलब क्या है। अभी अरुणाचल प्रदेश जो है वो शेड्यूल 5 में है, सॉरी वो किसी शेड्यूल में नहीं है। तो अभी तत्काल जो है, जैसे कि अभी हम लोगों का जो प्रोविज़न दे रखा है उसमें आर्टिकल 371 से जब स्टार्ट करेंगे, 371 से लेके 370G-H तक, ये सारी जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस दे रखा है एक पर्टिकुलर स्टेट को लेके। जैसे अभी आपने पढ़ा कि 6 शेड्यूल में देखा कि ये सब प्रोविज़न दे रखी है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग से आर्टिकल बना रखा है, आर्टिकल 371 से लेके 371G तक। उसमें जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसमें बहुत सारे हमारे जैसे मेघालय हो गए, सबके लिए अलग अलग प्रोविज़न दे रखा है। उससे रिलेटेड वो लॉ जो है वो डिसाइड करती है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। तो एक बार उसको भी देखते हैं। लक्ष्मीकांत में देखो ये है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स। इसमें जैसे आप ये क्लिक करेंगे प्रोविज़न फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, जैसे ये स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन। आर्टिकल 371 से 371J जो है वो इसको डील करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे आर्टिकल 371 है, ये जो महाराष्ट्र है और गुजरात के लिए डील करता है कि वहाँ पर एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड होनी चाहिए जो इस पर्टिकुलर रीजन में मतलब इक्विटेबल डेवलपमेंट को देखे। वो सब कुछ इसमें है, प्रोविजंस दे रखा है। तो वैसे ही आप देख, अरुणाचल प्रदेश ने ये डिमांड किया है कि जो 371H आर्टिकल है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, और अरुणाचल प्रदेश को आर्टिकल 371A या 371G जो नागालैंड और मिजोरम को गाइड कर दी है इसके हिसाब से रख दिया जाए। चलिए एक बार देखते हैं। ये 371H आर्टिकल है जो कहता है कि स्पेशल प्रोविजन आर मेड फॉर अरुणाचल प्रदेश। द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। In the discharge of this responsibility, the governor, after consulting the council of ministers, exercises his individual judgment and his decision is final. This special responsibility of the governor shall cease when the president so directs. The Arunachal Pradesh Legislative Assembly is to consist of not less than 30 members. बस इतना सा दे रखा है।
इसमें कुछ अरुणाचल प्रदेश से लोकल से रिलेटेड, कुछ उनके जो अलग अलग कल्चरल जो ट्राइब्स हैं उससे रिलेटेड जो कुछ ऑटोनॉमी होती है वो कुछ कम है। तो इसलिए वो कह रहा है अरुणाचल प्रदेश कि ये 371H को हटाओ और मुझे जो है नागालैंड या मिजोरम की तरफ प्लेस करो। अब देखते हैं नागालैंड की तरफ प्लेस करो। तब देखो नागालैंड के लिए आर्टिकल 371A है। ये क्या कहता है? द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू नागालैंड अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड्स। क्या क्या मैटर है? रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ, ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन सभी पे तभी लागू होगा जब नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर स्टेट को ऑटोनॉमी मिली है ना, स्टेट इन सभी मैटर्स में स्टेट का से है। दूसरा अगर आप आएंगे, गवर्नर ऑफ नागालैंड शैल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन सोशल इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये तो सेम करीब करीब उसके ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश के ऐसा ही है। गवर्नर हैज टू इंश्योर दैट मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज इंक्लूडेड इन द डिमांड फॉर द रीजनल काउंसिल A regional council consisting of 35 members should be established for the Tuensang district of state. The governor should make rules. वहाँ एक वो ये जो है इसके लिए कुछ ऑटोनॉमी, एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्वेंसैंग डिस्ट्रिक्ट को लेके एक रीजनल काउंसिल बनाया है और उसके लिए वहाँ पर कुछ जो गवर्नर है अपने हिसाब से उसको डील करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्वेंसैंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी कैरिड आउट। तो ये जिस तरह ये प्रोविज़न दे रखा है, इसमें जो है स्टेट का एक से है अपने कस्टम को लेके, कल्चर को लेके। इस बेसिस पे नागालैंड भी, अरुणाचल प्रदेश भी अपने लिए मांग रहा है। ठीक है, फिर आप मिजोरम में जाएंगे, मिजोरम का भी करीब करीब ऐसा ही है। सिक्किम हो गया, मिजोरम कहता है द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू मिजोरम। देखो सेम चीज़ है, मिजोस का जो कस्टमरी लॉ है ये। तो ये अरुणाचल प्रदेश भी चाहता है कि कैसा टाइप का प्रोटेक्शन हमारे पास हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे इसमें आर्टिकल 371 से 370J तक जो पूरी बात हुई है, ये स्पेशल प्रोविजंस है 11 स्टेट्स के लिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया। आप लक्ष्मीकांत में जाके ये सब देखिए। तो आप इसमें ये जाने कि 6 शेड्यूल क्या है, 6 शेड्यूल के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है। साथ में मैंने आपको 5th शेड्यूल भी डील करा कि 5th शेड्यूल क्या कहता है। ठीक है, अभी देखो इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट, इसको पढ़ने से समझ में आपको आराम से आ जाएगा। एक तरह से है कि अगर अपने ही देश के सिटीजन उस पर्टिकुलर एरिया में विजिट करना चाहे तो उन्हें पहले उस स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो होता है इनर लाइन परमिट, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ के उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। क्राउन का अपना ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट था, उसके लिए बनाया गया। अगर फॉरनर जाता है तो उसे कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, वो उसको चाहिए होता है। तो ये सब है, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो ये सब खुद से आपको देख लेना है। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 6 शेड्यूल, उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात की थी। तो आसाम में 3 था, उसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल, मैंने शायद आपको दिखाया नहीं वहाँ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये था ट्राइबल एरियाज, उसी 6 शेड्यूल का ही पार्ट है यहाँ। यहाँ पर देखिए इसमें आपको है ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2A और 3। इसमें पार्ट 1 में ये 3 आसाम के लिए है, नॉर्थ चाचर हिल, कार्बी एंगलोंग, बोडोलैंड। पार्ट 2 में खासी हिल, जैंतिया हिल, गारो हिल। और फिर पार्ट 3 में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, और पार्ट 2A में और 3 में है जो है चकमा, मारा और लाई, ये मिजोरम का हो गया। ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि आपका आसाम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम का। आपको इंपॉर्टेंट वो जानना है, कहीं भी आप उसमें कहीं भी फंसना नहीं है, क्वेश्चंस कुछ भी आ जाएं। आर्टिकल 244 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो तो हम लोग शेड्यूल की बात कर रहे थे, लेकिन 244 में ये कहता है कि प्रोवाइड्स स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरिया डिजिग्नेटेड एज शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। इसके अंदर वहाँ पर गवर्न होगा, शेड्यूल वहाँ पे कॉल करते हैं 270। और एक बात है कि आर्टिकल 275 प्रोविजंस फॉर स्टेटरी ग्रांट्स कहता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ग्रांट होता है। इसमें कुछ इंक्लूड स्पेसिफिक ग्रांट फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन दिस। ये स्पेशल ग्रांट मिलती है उस पर्टिकुलर रीजन को। ठीक है, देखो ये जो हम लोगों ने डिस्कस करा उसका थोड़ा इन्होंने एडवांटेज अलग से बनाया है, बहुत अच्छा। 5th शेड्यूल होगा तो उतना पावर नहीं मिलेगा, लेकिन एडवांटेज ऑफ 6th शेड्यूल एक क्या आएगी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आएगी। और उसमें देखो उसकी जो पावर होगी, तो उसके पावर में क्या क्या होगी, वो जुडिशियल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो विलेज कोर्ट वगैरह बनाएगी, रेगुलेटरी बनाएगी, स्कूल बनाएगी, डिस्पेंसरी, मार्केटिंग, टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड वो खुद हम लोगों ने डिस्कस करा था कि वो चाहे तो कुछ टैक्स कलेक्शन कर सकती है पर्टिकुलर मैटर्स में। और लेजिस्लेटिव मतलब उसको क्या है, गवर्नर के अप्रूवल होने पर वो बहुत सारा जो है लॉज भी बना सकती है अपने मैटर से रिलेटेड।
इसमें आपने देखा था कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 4 ही मैक्सिमम नॉमिनेटेड हो सकते हैं गवर्नर के लिए 5 साल के लिए, और 26 जो हैं वो क्या होंगे, वो खुद चुने जाते हैं। किस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के वहाँ के उसी रीजन के लोग चुनते हैं, ऑटोनोमस रीजन में डिवाइडेड बाय गवर्नर अमॉन्ग डिफरेंट एसटीज। तो ये बताया था कि कोई भी ऑटोनोमस रीजन क्रिएट किया सकता है, गवर्नर उसके लिए रूल बनाएगा सर। तो अब इसकी क्लैरिटी आपको आ रही होगी कि 6 शेड्यूल में कैसे कैसे सारा चीज़ कर रखा है, और आप 5th शेड्यूल को भी जान रहे हो। देखो इस कंपेरिजन चार्ट को अब देखो, अब और अच्छा समझ में आएगा। 5th शेड्यूल में ये सारे स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्मल बताया ना, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, HP, हिमाचल, झारखंड। तो इसमें क्या हो गया, इस रीजन में कुछ ट्राइबल्स एरिया कुछ हैं जो वहाँ पर ट्राइब्स लोग रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली से शेड्यूल्ड एरियाज़ बनाया और उनके रेगुलेशंस को देखना स्टार्ट कर। इसका मतलब ये, ऐसे कोई मान लो बिहार है, तो बिहार में नहीं है ट्राइब्स, ऐसा नहीं है ना, बिहार में भी ट्राइब है। तो हम लोगों ने प्रोविज़न पढ़ा था, उसमें ये भी था कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कोई ऐसे भी स्टेट में बना सकता है शेड्यूल्ड एरिया जहाँ पर किसी और भी स्टेट के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना सकता है, ये उसमें था, है ना, जहाँ पे ट्राइब्स हों लेकिन शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर्ड नहीं हो उसके लिए, है ना। और ये 6 शेड्यूल सिर्फ 4 स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी हमारा जो ये करंट अफेयर्स में इशू है ये है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश को इसमें पुटअप करना चाह रहे हैं, है ना। देखो काउंसिल का क्रिएशन, ये 2 एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेट लेजिस्लेचर वो एक काउंसिल को क्रिएट करती है ना। और इसमें क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो गवर्नर जो है एक एडवाइजरी जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है उसको नियुक्त करता है। और यहाँ पर देखो ऑटोनॉमी जहाँ तक बात है, तो ये तो पूरा इसमें डिटेल ही दे रखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे कैसे, अभी हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि कैसे, मतलब इसमें पूरा डिटेल, पूरा जुडिशियरी, चाहे वो जुडिशियल मैटर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव मैटर हो, सारे उसके पास पावर्स थे। लेकिन जहाँ तक शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए है तो उसमें एक लोकल गवर्नमेंट के लिए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1960 एक्ट, पेशा बोलते हैं, ये वहाँ पर लगा रखा है। तो इसके थ्रू भी वो लोग बहुत कुछ रेगुलेट करते हैं, बट इसमें उतना पावर नहीं है जितना ये है, ठीक है। तो इस तरह ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हुआ। तो भले ही आपको ये लग रहा होगा कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सेक्शन को डील किया, सेंटर स्टेट रिलेशन 6 शेड्यूल, बट आप देखिए हम लोगों ने 6 शेड्यूल को पूरा अच्छी तरह पढ़ा, हम लोगों ने 5th शेड्यूल को पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजंस, आप इसमें जाएंगे पॉलिटी में, ये चैप्टर जो है देखो, ये चैप्टर पूरा ये भी डिस्कस हो गया है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ये पूरा चैप्टर ये डिस्कस हो गया है। और मतलब पूरा चैप्टर नहीं, हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा, और एक तो आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर भी डिस्कस करा। देखो शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो दिए गए टेस्ट हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्विज़ को, उससे पता चलेगा क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है। और आप लोग सबसे ये रहेगा, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।